नमस्कार दोस्तों, अपनी एनसीईआरटी मंथन की सीरीज में आपका स्वागत है। अपनी इस सीरीज के अंतर्गत हम पहला लेक्चर 6th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी की उसको लेकर के शुरू करते हैं। और इसमें पहली यूनिट ये है विविधता, डाइवर्सिटी। तो विविधता क्या होती है, इस चैप्टर में इसी बात को लेकर के चर्चा की गई है और इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया गया है। वो एग्जाम्पल एक कहानी के माध्यम से इसमें दर्शाया गया है। तो सबसे पहले एक पॉइंट मैं और आपसे डिस्कस करूँगा कि हमारी एनसीईआरटी को डिस्कस करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि हम बॉल बाय बॉल कमेंट्री करते रहें कि जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हम उस सारी पॉइंट को पढ़ते रहें और डिस्कस करते रहें। दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें से उन सब चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करें जो भी हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी चीज़ें हमारे लिए काम की हैं उनको डिस्कस करें। और उसके साथ में जो भी हमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें अगर डिस्कस करनी है जो हमें एनसीईआरटी के कंसेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी हैं उसको डिस्कस करते हुए चलें। तो मेरे हिसाब से दूसरा तरीका मुझे ज़्यादा सही लगता है। तो हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं और जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है हम उसमें से किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी के इस चैप्टर को समझने के लिए आप एक स्टोरी जो इसमें दी गई है उस स्टोरी को कहाँ से लिया गया है, ये पोयली सेन गुप्ता जी की कहानी है। उस कहानी का नाम है द लाइट्स चेंज्ड। तो द लाइट्स चेंज्ड इस पर आधारित एक कहानी है पोयली सेन गुप्ता जी की। तो इस कहानी को बेस बना करके इसमें विविधता और असमानता दो कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया गया है और फिर उनमें से ये दर्शाया है कि क्या तो विविधता है और किस चीज़ को हम असमानता कहेंगे। अभी अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ आती है कि भाई असमानता और विविधता, इन दोनों में आप अंतर कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो अभी हो सकता है कि आप में से कुछ साथी इसे समझने में असमर्थ हों। लेकिन इस फिगर पे आप एक बार ध्यान लगाइए। ये फिगर जो है इसके ही इर्द गिर्द इस कहानी को समेटा गया है। इस कहानी में एक व्यक्ति को समीर 1 नाम दिया गया है, इन्हें समीर 2 नाम दिया गया है, समीर 2। तो समीर 1 और समीर 2। तो समीर 1 के बारे में जो इस कहानी में बताया गया है कि समीर 1 अच्छे कपड़े पहनते हैं, एक इंग्लिश बोलने वाले पर्सन हैं और इनके पास साइकिल भी है। ये हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भाषा भी जानते हैं। इनका धर्म हिंदू है। जबकि समीर 2 के बारे में जो बताया गया है, ये चौराहे पर अखबार बेचते हैं। ये कभी इन्हें स्कूल जाने का अवसर मिला ही नहीं, तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं। इनके कपड़े भी उतने अच्छे नहीं हैं जितने समीर 1 के हैं। इनका धर्म मुस्लिम है और जब ये आपस में एक दूसरे से संवाद करते हैं तो इन दोनों का संवाद ही इसमें दर्शाया गया है। तो उस संवाद के दौरान इन सब बिंदुओं पर फोकस किया जाता है। तो अब आप इन सब में से इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि इनके बारे में जो भी चीज़ें, जो भी अंतर दर्शाए गए हैं उनमें से किस चीज़ को तो आप विविधता के अंतर्गत रखेंगे और किस चीज़ को आप असमानता के अंतर्गत रखेंगे। जैसे दर्शाया गया कि इनके कपड़े, इनके बोली चाली, अर्थात किस समीर 1 को हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, समीर 2 को केवल हिंदी आती है या कोई एक भाषा जानता है। एक का धर्म हिंदू है, एक का धर्म मुस्लिम है। एक वेल एजुकेटेड है, एक एजुकेटेड नहीं है। और नहीं क्यों है, मतलब उसे वो अशिक्षित क्यों है, क्योंकि उसे कभी अवसर ही नहीं मिला और अवसर नहीं मिलने के कारण ही वो अभी शिक्षित नहीं है। इस कहानी में इन सब चीज़ों को दर्शाया है। तो अब इस अंतर को हम समझते हैं कि असमानता और विविधता क्या होती है। जैसे आपको कोई कहे कि एक व्यक्ति अमीर है, एक व्यक्ति गरीब है, तो आप इसे विविधता कहेंगे या असमानता कहेंगे? कहेंगे एक व्यक्ति शिक्षित है, एक व्यक्ति अशिक्षित है, तो इसे आप विविधता कहेंगे या असमानता कहेंगे? कहेंगे एक व्यक्ति का धर्म हिंदू है, एक व्यक्ति का मुस्लिम है, तो इसे आप असमानता कहेंगे या विविधता कहेंगे? एक दूसरा पॉइंट ये भी कि एक व्यक्ति लाल कपड़े पहनता है, एक व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहनता है, तो इसे आप विविधता कहेंगे या असमानता कहेंगे? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस इस चैप्टर में किया गया है
और इन्हें समझते हुए आप मेंस का अगर कोई भी उत्तर लिखेंगे तो क्लैरिटी जब आपके दिमाग में रहेगी तो उसे समझने में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से उत्तर लेखन में आसानी होगी। तो एक छोटी सी बात को, इस स्टोरी को हमने समझा। अब इसको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई काम की बात नहीं है, केवल हमने इतना ही इस स्टोरी का क्रक्स हमने समझ लिया कि जो भी इसमें लिखा हुआ था ये स्टोरी यहाँ पे समाप्त होती है। इसके बाद में जो चीज़ें इन्होंने लिखी गई है एक क्रक्स के रूप में भी हम देख सकते हैं कि वही जो चीज़ें मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा था कि समीर एक अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी बोलता है, समीर दो हिंदी बोलता है, दोनों की भाषाएं अलग हैं, दोनों एक दूसरे से बात कर पाए, उन्होंने फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। मैंने बताया कि समीर एक हिंदू है, समीर दो मुस्लिम है, जो इनमें कहानी के अंतर्गत दर्शाया गया है। दोनों में दोस्ती भी हुई, दोनों की दोस्ती करना, वो चाहे खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा इत्यादि, ये सभी विभिन्न पहलू हैं, इनकी भाषागत चीज़ें हैं। तो अब एक चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की कि अमीरी और गरीबी, इसे हम असमानता मानेंगे या इसे हम विविधता मानेंगे। तो अब देखिए, जब किन्हीं व्यक्ति या समाज के बीच में जो भिन्नताएं होती हैं, जो अंतर होते हैं, अगर वो अंतर उनकी आर्थिक स्थिति के कारण, अगर वो अंतर उनकी आर्थिक स्थिति के कारण, अगर वो अंतर उनके समक्ष उपस्थित संसाधनों के कारण, अगर वो अंतर उन्हें मिले अवसरों के कारण से पैदा होते हैं, तो फिर उस स्थिति को हम असमानता कहते हैं, उसे विविधता नहीं कहते हैं। और इस चीज़ को लेकर के अब अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति गरीब है, तो आप शायद इस बात को समझ पाएंगे कि चूँकि अमीरी और गरीबी उन दोनों के बीच में आर्थिक अंतर को दर्शाती है, उन दोनों के पास उपस्थित संसाधनों के अंतर को दर्शाती है, इसी कारण अमीरी और गरीबी विविधता नहीं बल्कि असमानता के रूप हैं। और कोई व्यक्ति अधिक शिक्षित है, कोई व्यक्ति कम शिक्षित है, और उनका शिक्षा और अशिक्षा का अंतर उन्हें मिले अवसरों के कारण से है, तो इसका मतलब ये विविधता नहीं है बल्कि ये असमानता है। तो इसी बात को लेकर के इसमें और आगे विस्तार से समझाया गया है। लेकिन अब इनमें से एक व्यक्ति का धर्म हिंदू है, एक व्यक्ति मुस्लिम है, या अन्य किसी भी धर्म के व्यक्ति जो भारत में निवास करते हैं, भारत में रहते हैं, तो उन सभी के जो इन धार्मिक या सांस्कृतिक रूपों का अंतर है, वो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप का अंतर वो उनकी न तो आर्थिक स्थिति के कारण है, न ही वो उनके समक्ष उपस्थित संसाधनों के कारण है, और न ही वो उन्हें मिले अवसरों के कारण है। तो इसीलिए जब किन्हीं भिन्नताओं पर इन तीनों ही फैक्टर्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होता और इनसे तटस्थ रहते हुए जब किसी प्रकार की भिन्नता उत्पन्न होती है या आकार लेती है, तो उसे विविधता कहा जाता है। ठीक ऐसे ही चाहे किसी व्यक्ति की जाति, चाहे उसका धर्म, चाहे उसका पहनावा, उसका खान पान, उसकी संस्कृति, ये सभी ऐसे कारक हैं जो उसके आर्थिक स्थिति, उपस्थित संसाधनों और उसे मिले अवसरों से तटस्थ होते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों को विविधता के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब इस चैप्टर के अंतर्गत जो इस बात को लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति उन्हें इस चैप्टर के अंतर्गत असमानता को गैर बराबरी शब्द से भी इंगित किया गया है। कह रहे हैं कि गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर हैं, न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन, और जो दूसरों के पास है, मतलब उसके पास ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं है जो दूसरे व्यक्तियों के पास हैं, उनके पास अवसर भी नहीं है, उनके पास ज़मीन या पैसे भी नहीं है। तो इसीलिए अमीरी और गरीबी का जन्म होता है, और अमीरी और गरीबी इसी कारण से विविधता के रूप नहीं है। तो अमीरी और गरीबी को विविधता का रूप इसलिए ही नहीं माना जाएगा। ठीक ऐसे ही शिक्षा और अशिक्षा को भी आप ले सकते हैं। ये अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है, इसी उदाहरण से लें जो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि समीर दो जो अशिक्षित है, अशिक्षित होने का कारण ये है कि उसे अवसर नहीं मिला और परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उसे छोटी उम्र में ही कमाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इसीलिए जब वो अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति की कमजोरी के कारण से और खुद की परिस्थितियों के कारण से और स्कूल जाने के अवसर न मिलने के कारण से
वो अशिक्षित है, इसीलिए उसकी अशिक्षा को हम विविधता नहीं बल्कि असमानता के रूप में इंगित करेंगे। इसके अलावा जाति व्यवस्था के अंतर्गत भी जाति व्यवस्था को भी एक असमानता का ही उदाहरण माना गया है। अब एक बात अंतर समझिएगा कि किसी व्यक्ति की जाति क्या है, किसी व्यक्ति की जाति क्या नहीं है। अब हमारे पास ये स्कोप तो वर्तमान में नहीं है कि किस व्यक्ति को किस जाति के अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर अपनी जाति बदल पाए, ये व्यवस्था भारत में उपस्थित नहीं है। तो इसीलिए जाति व्यवस्था बदलने की उपलब्धता लोगों के पास नहीं है, तो उसे असमानता का रूप क्यों दिया जा रहा है, उसके पीछे का हम एक बैकग्राउंड समझते हैं कि ऋग्वेद के अंतर्गत जो चीज़ें थी वो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख वहाँ पे है। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था एक दूसरे से अलग कैसे है, इसको एक समझने के लिए छोटा सा उदाहरण आप लीजिए। पहले आप वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को समझिए, तब आप समझ पाएंगे कि जाति व्यवस्था असमानता का रूप कैसे है, उसे असमानता क्यों कहा गया। क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म के आधार पर वो कर्म के आधार पर होती थी। वर्ण व्यवस्था वो कर्म आधारित होती थी, अर्थात कोई व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य कर रहा है उसे उसी वर्ण के अंतर्गत माना जाएगा। ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अर्थात अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, बेशक से वो किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो, तो उसे ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। कोई व्यक्ति क्षत्रिय धर्म का अगर पालन कर रहा है, कोई व्यक्ति क्षत्रिय का कार्य कर रहा है, वो चाहे किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, किसी भी परिवार में पैदा हुआ हो, तो उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। ठीक ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर वैश्य का कार्य करता है और कोई व्यक्ति अगर शूद्र का कार्य करता है तो उसे शूद्र कहा जाएगा। अगर एक ही परिवार में अर्थात वर्ण व्यवस्था का मतलब है कि व्यक्ति के पास कार्य करने की फ्रीडम है, वो चाहे वो जैसा वो चाहे वो उसी कार्य को चुन सकता है अपने जीवन यापन के लिए। अर्थात एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो एक ही परिवार का एक व्यक्ति जो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है वो ब्राह्मण हो सकता है, वो उसका कोई दूसरा व्यक्ति क्षत्रिय का कार्य कर रहा है वो क्षत्रिय हो सकता है, उसी परिवार का तीसरा व्यक्ति जो वैश्य का कार्य कर रहा है वो वैश्य हो सकता है, और उसी परिवार का चौथा व्यक्ति जो इन तीनों वर्णों की सेवा कर रहा है वो शूद्र हो सकता है। तो ये एक ही परिवार के अंतर्गत चारों वर्ण पाए जा सकते हैं और इनके कर्म उस तरह से निर्धारित होते थे जिस तरह से कोई व्यक्ति अपना कर्म करना चाहता था, अपनी आजीविका के लिए जो भी कार्य वो चुनना चाहता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद में धीरे धीरे जाति व्यवस्था ने अपना आकार लेना आरंभ किया, और जाति व्यवस्था की एक सबसे बड़ी जो समस्या थी वो यही थी कि उसने वर्ण व्यवस्था के उस मूल दर्शन को समाप्त कर दिया, और उसके स्थान पर जो कोई व्यक्ति अगर कोई ब्राह्मण का कार्य जिसने शुरू किया, ब्राह्मण के कार्य से मतलब है कोई पठन पाठन का कार्य, यज्ञ इत्यादि कराने का कार्य, लोगों को शिक्षित करने का कार्य, जब ये कार्य किसी ने आरंभ किया तो धीरे धीरे समाज के वरिष्ठ लोगों ने या बड़े कहे जाने वाले वर्ण ने, कथित रूप से सीनियर वर्ण ने, बड़े वर्ण ने अर्थात ऊपरी वर्ण ने, ब्राह्मण ने, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इसको एक जन्म आधारित व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। अर्थात जो व्यक्ति ब्राह्मण का कर्म कर रहा है और उसके घर में जिस भी बच्चे का जन्म होगा वो ब्राह्मण का ही कार्य करेगा। जो व्यक्ति क्षत्रिय का कार्य कर रहा है उसके घर में जिस बच्चे का जन्म होगा या उसके परिवार के सभी लोग क्षत्रिय का ही कार्य करेंगे। ऐसे ही वैश्य वर्ण में जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ उसकी आगे की पीढ़ी सिर्फ वैश्य का ही काम करेगी, और शूद्र के घर में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ वो हमेशा शूद्र का कार्य करने के लिए ही विवश होगा। जब इस प्रकार की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को रिप्लेस करके जब ये व्यवस्थाएं हमारे समाज का अंग होने लगी, तब धीरे धीरे असमानता बढ़ने लगी। अर्थात यहाँ पर व्यक्ति अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन यापन के लिए कार्य का चयन नहीं कर रहा है, बल्कि उस पर कार्य थोप दिया गया है। अर्थात शूद्र वर्ण में जो भी व्यक्ति आया उसे दूसरे कार्य करने का अवसर ही नहीं दिया गया। अब याद कीजिए, हमने विविधता और असमानता इन दोनों के बीच में अंतर किस बात को लेकर कहा था कि असमानता वो होगी जब किसी व्यक्ति के पास कमज़ोर आर्थिक स्थिति या उसे अवसर न मिले या उसके पास संसाधनों की कमी, इनमें से अगर कोई भी कारक जिसके आधार पर कोई भिन्नता, कोई अंतर अगर पैदा होता है तो उसे हम असमानता कहेंगे। और इनसे तटस्थ होकर अगर कोई विविधता, अगर कोई भिन्नता या अंतर पैदा होता है तो उसको हम विविधता कहेंगे। तो चूंकि वर्ण व्यवस्था जो थी, जो किसी व्यक्ति को कार्य करने का जो उसका अवसर था, कार्य किसी भी आजीविका के लिए कोई कार्य
चुनने का स्वतंत्र अवसर प्रदान करती थी, जाति व्यवस्था ने वो स्वतंत्र अवसर समाप्त कर दिया। इसीलिए जाति व्यवस्था को हम विविधता नहीं बल्कि असमानता का रूप मानते हैं। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि जाति व्यवस्था को असमानता का रूप क्यों माना। एक बहुत शॉर्ट में फिर से समझाता हूँ कि जाति व्यवस्था को इसीलिए असमानता का रूप माना क्योंकि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था लागू होने के बाद, शुरू होने के बाद, जब व्यक्ति के पास किसी भी अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य का चयन करने का अवसर नहीं बचा और उसे मजबूरन वो कार्य चुनना ही पड़ता था जो उसके परिवार के द्वारा, जो उसके पूर्वजों के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए जाति व्यवस्था धीरे धीरे असमानता को पैदा करने वाली एक स्थिति बन गई, एक व्यवस्था बन गई। इसीलिए जाति व्यवस्था को विविधता नहीं बल्कि असमानता का रूप माना जाता है। तो अब शायद आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में अंतर, इसके अलावा जाति व्यवस्था को विविधता की बजाय असमानता का ही रूप क्यों माना जाता है। अब इसमें इसी बात को लेकर के आगे समझाया गया है कि इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया, जैसा हमने डिस्कस किया, और इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करेंगे। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए वही चीज़ें इन्होंने भी दर्शाई हैं कि अगर आप कुम्हार जाति में पैदा हो गई हैं तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है, आप बस वही बन सकती हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता, इसीलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई और आगे के चैप्टर्स में इस बात को और अधिक विस्तार से डिस्कस किया गया है। वो हम और जब अगले चैप्टर्स करेंगे शुरू में तो हम उसे और अधिक बेहतर तरीके से समझ लेंगे। अब इसमें दर्शाया गया है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, कि विविधता जो भी डाइवर्सिटी होती है, तो डाइवर्सिटी कैसे कैसे हमारे जीवन को एक नया आयाम देती है। इन सब चीज़ों को हम और तरीके से समझेंगे। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि जिस तरह से समीर 1 और समीर 2 वो दोनों दोस्त बने तो उनकी आपसी पृष्ठभूमियाँ अलग रहीं। उन्होंने एक दूसरे की भाषाएं उनकी अलग थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दूसरे से संवाद किया, बातचीत की और विभिन्न प्रकार की चीज़ें उनके एक दूसरे के बीच में साझा हुई। उन्होंने एक दूसरे के विचारों को साझा किया, उन्होंने एक दूसरे की पृष्ठभूमि को समझा और इन सब के कारण वो जो चीज़ें उन्होंने आपस में दर्शाई, वो चाहे एक हिंदू धर्म से था, एक मुस्लिम धर्म से था, एक अंग्रेज़ी अच्छी बोलता था, एक हिंदी अच्छी बोलता था, एक के पहनावा अलग था, एक का पहनावा बेहतर नहीं था, एक के पास साइकिल थी, एक पैदल ही चौराहे पे घूमता था। तो ये सभी की सभी चीज़ें जो उनके बीच में अंतर दर्शाया, तो उसी के माध्यम से हम अपनी विविधता से संबंधित चीज़ों को समझने में सक्षम हुए। लेकिन अब इस बात को लेकर के आप समझिए कि भारत के विशेष परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसका उल्लेख करते हैं तो विविधता किस प्रकार की हो सकती है। बताया गया है कि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लोग विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं। त्यौहार के संबंध में इसी चैप्टर के लास्ट में एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, उस एग्जाम्पल को भी हम डिस्कस करेंगे। तो विविधता के प्रारूप क्या क्या हो सकते हैं, वो चाहे हमारी भाषाएं हैं, वो चाहे हमारा खान पान है, वो चाहे हमारे धर्म हैं, वो चाहे हमारे द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार अर्थात हमारे सांस्कृतिक चीज़ें हैं, ये सभी हमें एक विविधता के रूप में प्राप्त हुई हैं। अर्थात हमारे खान पान को लेकर के बात करिए, भाषा को लेकर के, धर्म को लेकर के। आप गहराई से देखिए इन चीज़ों को। ये किसी व्यक्ति की भाषा क्या होगी उसके लिए ना तो उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि जिम्मेदार है, ना ही उसको मिले संसाधन उसके लिए आवश्यक है, ना ही उससे मिले अवसरों की स्थिति है। यही स्थिति भाषा के साथ साथ खान पान को लेकर भी है। यही स्थिति खान पान के अलावा उसके द्वारा पहने जाने वाले अर्थात उसके पहनावे या उसकी संस्कृति के संबंध में भी सही प्रतीत होती है। तो ये सब चीज़ें विविधता के अंतर्गत ही शामिल की जाती हैं। अब विविधता आई कैसे? तो विविधता आने के ये कई कारक हो सकते हैं कि आखिर भारत में या किसी भी दुनिया के हिस्से में विविधता क्यों आती है और वो किस तरह से अपना स्वरूप ग्रहण करती है। तो इसमें एक ऐतिहासिक एग्जाम्पल दिया गया है कि पहले के ज़माने में लोग संसार में एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते थे। लोग लंबे समय तक
एक जगह से दूसरी जगह जाते समय कहीं निवास भी करते थे, रुकते भी थे। वो चाहे पैदल जाते थे, चाहे घोड़ों पर, ऊँट पर, या जैसे भी पानी के जहाज़ों में। लेकिन वो जब अपने लिए वहाँ निवास करते थे तो कुछ जगह रुकते भी थे, ठहरते भी थे। तो जहाँ पर ठहरे तो उस क्षेत्र के जो लोगों से उनके आचार विचार होंगे, उनका भी अंतर उनके साथ उनके जो विचार साझा होंगे, तो एक दूसरे की संस्कृति पर उनका प्रभाव पड़ता था। और जब इस प्रकार की यात्राएं की जाती थी तो उसका विशेष कारण होता था कि या तो वो खेती के लिए कोई नई भूमि की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह बसने के लिए पलायन करते थे, या व्यापार के दृष्टिकोण से लोग जाते थे, या फिर सूखे के कारण या अकाल के कारण लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। इसके अलावा कई बार लोग कुछ काम की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कई बार क्या है, राजा महाराजा जो होते थे, विभिन्न प्रकार के राज्य होते थे, उनके बीच युद्ध इत्यादि भी होते थे। तो युद्ध के कारण भी लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय समाज में या किसी भी समाज में विविधता क्यों आई, विविधता के कारण क्या रहे, वे कौन से कारक रहे जिन्होंने विविधता को लीड किया, विविधता पैदा की, विविधता को जन्म दिया, तो ये सब कारण हो सकते हैं कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पलायन, और पलायन के उद्देश्य खेती हो सकती है, बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश, व्यापार, या यात्रा के अलावा सूखा, अकाल या युद्ध की स्थिति, या और वो सब चीज़ें जिसके माध्यम से किसी भी तरह की सांस्कृतिक आदान प्रदान एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच में होता है। तो ये सभी विविधता के कारक होंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो विविधता को जन्म देते हैं। अब इसके अंतर्गत है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह बसना आरंभ करते हैं तो उनकी भाषा में, भोजन के अर्थात खान पान में, संगीत, उनके धर्म या इत्यादि में नए और पुराने का मिश्रण होता है। इसका अर्थ क्या है कि कुछ जो लोग एक जगह से दूसरी जगह गए तो उनमें से उनकी भाषा में, उनके भोजन में कुछ चीज़ें तो उनकी मौलिक जो चीज़ें हैं वो रहेंगी, और कुछ उसमें वो चीज़ें शामिल हो जाती हैं जो उनकी नई जगह बसने के कारण से, वहाँ की संस्कृति के कारण से आकार लेती है। अर्थात इसी को हम मिश्रित संस्कृति या मिलीजुली संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे उर्दू भाषा है, तो उर्दू भाषा में ये किसी एक अपने आप में नए रूप में विकसित हुई भाषा नहीं है, बल्कि भारतीयों और मुस्लिमों का जब एक दूसरे से मिलन हुआ तो इन दोनों के मिलन के कारण ये भाषा अपने आप में पैदा हुई। तो उर्दू भाषा ठीक ऐसे ही हमारी मिलीजुली संस्कृति या सामाजिक संस्कृति का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि उर्दू भाषा को हम इसी के रूप में देख सकते हैं। तो इसके बाद में जब विभिन्न इस अध्याय में इसका अगर इतिहास देखें तो पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। तो अभी हमने वही ऐतिहासिक चीज़ों की बात की कि किस तरह से इतिहास हमारी विविधता को या संस्कृति को एक नया रूप देने में भूमिका निभाता है, वही सब चीज़ें। अब इतिहास की हमने बात की, तो इतिहास के साथ साथ इतिहास का मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि किस तरह से जब मुस्लिम शासन भारत में स्थापित होता है तो मुस्लिम शासन के भारत में स्थापित होने के साथ साथ किस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक चीज़ों में परिवर्तन आता है। हमारे चाहे स्थापत्य में परिवर्तन है, वो इंडो इस्लामिक जिसको शासनिक पद्धति बोलते हैं, तो इस प्रकार के इंडो इस्लामिक हमारे स्थापत्य की पद्धति विकसित हुई। हमारे त्योहारों में, हमारी भाषा में, हमारे खान पान में, इन सब चीज़ों में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन ऐतिहासिक घटनाक्रम के कारण से पैदा हुआ। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हमारी विविधता का हिस्सा हैं वो भौगोलिक कारकों के कारण भी हो सकती हैं। तो भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारी कैसे विविधता को परिवर्तित करती है, विविधता को जन्म देती है, वो ऐसे ही भारत तो काफ़ी कुछ भौगोलिक स्थलाकृतियाँ भारत में अनेक प्रकार की पाई जाती हैं। उत्तर भारत से ही अगर आप देखें तो उधर आपको हिमालय पर्वत क्षेत्र में देखने को मिलेगा। फिर दक्षिण में आएंगे तो गैंगेटिक प्लेन, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान उपस्थित मिलेगा। इसके बाद फिर दक्कन का पठार, पश्चिम की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपका थार मरुस्थल, और फिर उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार जो हमें तटीय मैदान इधर क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें
हमारी विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियाँ भी है जो विविधता को आकार देती है, विविधता को एक नया आयाम उपलब्ध कराती है। इसी में हम देखेंगे, कहा कि उदाहरण के लिए समुद्र के पास में रहने और पहाड़ी इलाके में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान पान की आदतों में आपको अंतर मिलेगा, बल्कि जिस तरह वे काम करेंगे वे भी अलग होंगे। अब आप इसी बात को देखेंगे कि इस चैप्टर में आगे जो उदाहरण दिया गया है वो भी केरला और लद्दाख का उदाहरण दिया गया है। तो केरल एक तटीय राज्य है, जबकि लद्दाख अपना एक पहाड़ी राज्य है। तो तटीय राज्य और पहाड़ी राज्य, इन दोनों के खान पान में, इन दोनों के कार्य करने के तरीक़ों में, इन दोनों के क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के रहन सहन में, उनकी आदतों में, उनके कामकाज में किस प्रकार का अंतर है, वो इसके अंतर्गत दर्शाया गया है। और इसमें है कि लोग यह भूल जाते हैं, शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही सब्जी या अनाज उगाते हैं। अब जो भी चीज़ें शहरों में उगाई जाती हैं या जो भी चीज़ें शहरों तक पहुंचती हैं वो मूलतः शहरों में नहीं उगती हैं। कि नंबर एक, वहाँ पर लैंड डेफिसिट, भूमि की कमी वहाँ पर उपस्थित है। वहाँ पर लोगों का रहन सहन एक अलग तरह का है। वहाँ पर लोगों के जीवन यापन के तरीके अलग हैं, अर्थात खेती पर वहाँ की जनसंख्या निर्भर नहीं करती है। वहाँ श्रम प्रधान समाज होता है। श्रम प्रधान इन द सेंस कि औद्योगिक श्रमिक, एक तरह से आप समझिए इसका मतलब, या फिर सेवा क्षेत्र का काफ़ी अच्छा कुछ विकास हो चुका होता है। तो इसका मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्र, जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें 3 तरह के क्षेत्रक होते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्रक, एक द्वितीय क्षेत्रक और एक तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक को आप कृषि से संबंधित जोड़ करके देखते हैं, अर्थात जिसमें शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आप औद्योगिक क्षेत्र को देखते हैं, जिसमें मशीनों इत्यादि के माध्यम से विनिर्माण का कार्य होता है। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आप सेवा क्षेत्र को देखते हैं, जिसमें किसी प्रकार का विनिर्माण नहीं, बल्कि एक स्टेक होल्डर द्वारा किसी व्यक्ति को या अन्य लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। उदाहरण के लिए बैंकिंग सेवा है, आपकी बीमा सेवा है, या अन्य प्रकार की शिक्षा है, या लीगल सर्विसेज हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें कोई विनिर्माण नहीं करना होता, या नेटवर्किंग की चीज़ें हैं, दूरसंचार की चीज़ें हैं, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो शहरों में मुख्यतः आपको द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक ही देखने को मिलेगा, अर्थात वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन दोनों की भूमिका ज़्यादा होती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपके प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि क्षेत्र की भूमिका ज़्यादा होती है। तो शहरों के लिए जो भी चीज़ें वहाँ पर, चाहे फल है, सब्जी है, जो भी चीज़ जाती है या अनाज है, तो ये सब चीज़ें वहाँ के बाज़ार में उपलब्ध कराई जाती हैं। बल्कि जबकि शहर के लोग इन सब चीज़ों को उत्पादन खुद से नहीं करते हैं। तो वही भौगोलिक आधार पर जो अभी हमने बातें की, तो इसमें इन चीज़ों को दर्शाया गया है। लद्दाख और केरल का उदाहरण इसमें दिया गया है। तो लद्दाख और केरल के उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं कि विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। एक अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में निबंध भी पूछा है। वो निबंध कुछ उसका एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं, लेकिन उसका भाव ये था कि इतिहास भूगोल को कैसे प्रभावित करता है, या भूगोल पर इतिहास का प्रभाव, या इतिहास पर भूगोल का प्रभाव, ऐसा कुछ निबंध करके पूछा। तो कुछ हिस्सा आप उसका यहाँ से लिंक कर सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि जब ये चैप्टर आप पढ़ लें तो एक थॉट प्रोसेस भी आप लेकर के चलें, जिससे कि आपको इस तरह के टॉपिक्स को टैकल करने में, उनका उत्तर लिखने में, निबंध लिखने में आपको किसी प्रकार की विशेष दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप एटलस में भारत का नक्शा भी देखें, तो एक बार मैप में आप देखना कि जहाँ पे आपकी लद्दाख की स्थिति को दर्शाया गया है और यहाँ केरल की स्थिति को दर्शाया। केरल, ये अपना राज्य केरल है और यहाँ लद्दाख पड़ता है। तो लद्दाख और केरल, इन दोनों को आप एक बार मैप में देखिएगा। ये हमारा हिमालयी क्षेत्र है, केरल हमारा तटीय प्रदेश है। तो इन सब चीज़ों के अंतर्गत आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। अब लद्दाख के संबंध में ये चीज़ हमारी दी गई है। ये ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका है। अब आप देखेंगे, अब आप कहेंगे यार रेगिस्तान तो इधर पश्चिमी राजस्थान में बताया था, लेकिन यहाँ पे आपका रेगिस्तान कहाँ से आ गया। यहाँ पे दरअसल कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है,
जिसको शीत मरुस्थल कहते हैं। तो शीत मरुस्थल अगर आप पूछें कि कहाँ मिलता है, तो वही आपका कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में शीत मरुस्थल मिलता है। इसकी स्थिति के बारे में दर्शाया गया है कि लद्दाख भूमि जम्मू कश्मीर की पूर्व पहाड़ियों में, जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत कम खेती संभव है। चूँकि रेगिस्तानी इलाका है तो खेती यहाँ पर नहीं हो पाती है और इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। तो बारिश का कोई स्कोप इस क्षेत्र में नहीं है। अब आप इस चीज़ को समझिए कि जैसी भौगोलिक स्थिति इस क्षेत्र की बताई जा रही है, उसके अनुरूप यहाँ की संस्कृति कैसे, यहाँ के लोग किस प्रकार की दैनिक मनोदशा को लेकर के चलेंगे। यह इलाका हर वर्ष लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ पाए जाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में ही पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर करते हैं। अर्थात जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी भी इतनी अधिक तापमान वहाँ पर नहीं होता, लेकिन फिर भी जितनी भी गर्मी पड़ती है उसी के दौरान जो बर्फ़ पिघलती है और उसके माध्यम से ही जो पानी एकत्रित होता है, उसी पानी को इकट्ठा करके वो लोग पीने के लिए अपना पानी व्यवस्थित करते हैं। यहाँ एक ख़ास बात ये कही गई है कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की बकरी पाई जाती है। उस बकरी की किस्म का नाम है पश्मीना, और उस बकरी से जो एक ऊन प्राप्त होता है, उस ऊन को भी पश्मीना नाम दिया जाता है। ये ऊन बड़ा अपने आप में एक कीमती चीज़ होती है और इससे शॉल वगैरह या सर्दी के कुछ कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो पश्मीना शॉल ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये करंट अफेयर्स में अक्सर रहता भी है जब कभी इससे संबंधित कोई चीज़ें होती हैं। तो लद्दाख के लोग इस ऊन को कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। ये ऊन तो पैदा होती है कश्मीर में, लद्दाख में, लेकिन इस ऊन को बेचा जाता है कश्मीर में, जहाँ कश्मीरी शॉल बुनी जाती है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका खान पान भी आप देखिए। ये लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ या मांस इत्यादि खाते हैं। हर परिवार के पास कुछ गाय हैं, कुछ बकरियां हैं और याक इत्यादि होते हैं। याक एक तरह से आप समझिए पहाड़ी भैंसा आप उसको कह सकते हैं, उसको याक कहा जाता है। और इस लद्दाख के क्षेत्र में ही जो लोग विशेष रूप से, अब आर्थिक स्थिति का एक चीज़ तो आपने क्या समझा इस क्षेत्र में कि बकरी लोग पालते हैं, बकरी पालन, और बकरी के माध्यम जो ऊन होता है उस ऊन को बेचते हैं। इसके अलावा जो लोग दूध से बनी सामग्री, तो दूध से बनी सामग्री को भी लोग यहाँ पर बेचते हैं। इसके अलावा मांस इत्यादि का भी आपसी क्षेत्र में जो मांस की भी बिक्री या क्रय विक्रय के माध्यम से लोग यहाँ पर अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन यहाँ मुख्य बात ये कही गई है कि रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। तो यहाँ आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ से ये आपको जो मैदान दिखाया गया है, ये कुछ घाटी का क्षेत्र जो है, ये इन्हीं इस तरह की घाटियों से आकर जो रास्ता हुआ करता था, इसी रास्ते से प्राचीन काल से लेकर भी लोग भारत में आया जाया करते थे व्यापार के लिए, या वो अन्य किसी भी उद्देश्य से भारत की तरफ या भारत से बाहर जो लोग आते जाते थे, वो लद्दाख के घाटियों के बीच में बने इन रास्तों का उपयोग करते थे। और इन्हीं रास्तों के माध्यम से लोग तिब्बत या चीन की तरफ जाते थे और ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ इत्यादि लेकर चलते थे। तो आपने सुना ही है या पढ़ा होगा, भारत हमेशा से मसाले भारत में उत्तम किस्म के हमेशा से पैदा होते रहे हैं। कच्चा रेशम भी भारत में काफ़ी अच्छे मात्रा में प्रोड्यूस होता था। इसके अलावा रेशम चीन में भी काफ़ी स्तर पे प्रोड्यूस होता था। तो चीन से भारत की तरफ रेशम या भारत से चीन की तरफ मसाले या तिब्बत की तरफ मसाले इत्यादि का ये व्यापार ये उस दौर में हुआ करता था। तो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत गया। अभी तिब्बत बौद्ध धर्म का वर्तमान में तो खैर चीन ने कैप्चर कर लिया, और चीन का कब्जा होने के बाद में तिब्बत में किसी भी प्रकार की इन धार्मिक गतिविधियों को चीन पनपने नहीं देता है। और चीन के जो धर्मगुरु दलाई लामा वो भारत में ही शरण प्राप्त किए हुए हैं। इसके कारण से भारत चीन संबंधों पर कई बार एक तनातनी की स्थिति भी देखने को मिलती है।
तो लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। और लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहते हैं? क्योंकि लगभग तिब्बत में जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो लद्दाख में भी पाई जाती हैं। लद्दाख में बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत अधिक पहले था और लद्दाख में लगभग पूरा लद्दाख बौद्ध धर्म के ही आगोश में था और लद्दाख के निवासी बौद्ध धर्म को मानते थे। लेकिन करीब 400 साल पहले यहाँ पर इस्लाम धर्म भी पहुँचा। और इस्लाम धर्म जब पहुँचा तो हमने वही बात आपसे की थी कि जब इतिहास में कुछ चीज़ें घटित होती हैं तो उसके माध्यम से हमारी विविधता और संस्कृति भी अंतर आ जाते हैं। तो इसीलिए पहले से बौद्ध धर्म उपस्थित था, इसके बाद में इस्लाम धर्म भी लद्दाख में पहुंचा। तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया होगा और कुछ लोग अभी भी बौद्ध रहे होंगे। तो इन जब दोनों ही चीज़ों को लेकर के, जहाँ पर केवल पहले बौद्ध लोग हुआ करते थे, अब वहाँ पर इस्लाम धर्म के अनुयायी भी हो गए, तो इसका मतलब है कि अब वहाँ विविधता बढ़ने लगी है, विविधता को और अधिक विस्तारित किया जा रहा है या विविधता और अधिक विस्तृत होने लगी है। तो इसीलिए जब एक ऐतिहासिक घटनाक्रम कुछ घटित होता है तो उसके साथ साथ विविधता का दायरा भी विस्तृत होने लगता है। अब करीब 400 साल पहले मुस्लिम धर्म यहाँ पहुँचे, अच्छी खासी संख्या में आज मुसलमान यहाँ पे रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का एक बहुत ही मौखिक संग्रह, समृद्ध मौखिक संग्रह है, जिसे तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा ये लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, कभी यूपीएससी भविष्य में पूछ ले कि केसर सागा ये क्या है। तो केसर सागा लद्दाख में प्रचलित एक ऐसा तिब्बत का ग्रंथ है जिसमें कविताओं और गानों का एक बहुत ही समृद्ध संग्रह उसमें किया गया है। इसे केसर सागा कहा जाता है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। अब इसमें इस पॉइंट पे आपको याद रखना है केसर सागा, जिसमें गाने और कविताएं इनका एक संग्रह है। दूसरा, उसे मुस्लिम और बौद्ध दोनों ही धर्म के लोग इसे स्वीकार करते हैं, इसको गाते हैं। तो इसके चैप्टर के माध्यम से ये पश्मीना शॉल बुनती हुई औरतें यहाँ दर्शाई गई हैं। इसके बाद हम केरल का देखते हैं कि हमने अभी समझा कि जिस प्रकार से नॉर्थ इंडिया में और भारत के हिमालयी क्षेत्र में लद्दाख का जिक्र जिस प्रकार से इससे पहले किया, ठीक उसी तरह से केरल अर्थात भारत के एक दक्षिणी राज्य, इस केरल राज्य को भी केरल राज्य की यहाँ पे व्यवस्थाओं को या उसकी विशेषताओं को दर्शाया गया है। इसमें कहा कि केरल जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अर्थात ये अगर आपका केरल है तो इधर ये समुद्र अरब सागर भारत का है और इधर ये आपकी पूर्वी पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से केरल इधर घिरा हुआ है। तो केरल में मूल रूप से काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि ये उगती हैं। तो मसालों के व्यापारी यहाँ से आया करते थे। तो जब ये भारत में केरल का क्षेत्र, यहाँ अरब सागर, ये अरब पेनिनसुला और मध्य एशिया का क्षेत्र, तो यहाँ से लोग समुद्र पार करके इधर भारत में मसालों का व्यापार करने के लिए या अन्य विभिन्न प्रकार की कीमती वस्तुओं का व्यापार करने के लिए पूरा अरब सागर पार करके भारत के केरल के तट पर लोग आते थे। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का नाम आपने सुना होगा। 1498 में वास्को डी गामा यूरोप से केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जब जमोरिन ने उसका स्वागत भी किया था, जो केरल का स्थानीय शासक हुआ करता था उस समय। तो उससे भी भारत में काफ़ी परिवर्तन भारत की या केरल की उस समाज में जब यूरोपीय परंपरा या ईसाई धर्म का आगमन उसके माध्यम से ही हुआ। तो इस संदर्भ में यहाँ पर इस बात को दर्शाया गया है कि सबसे पहले तो केरल में अरब यात्री, फिर यहूदी व्यापारी आए। सबसे पहले अरबों ने केरल की ओर रुख किया, उसके बाद यहूदी भी केरल में आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। तो संत थॉमस जो आए थे, इन्हें ही भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय दिया जाता है। किसी एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ ले कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये सेंट थॉमस या संत थॉमस थे।
जिन्हें भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बसे। इब्न बतूता जो एक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आने वाला एक यात्री था, ये करीब 700 साल पहले भारत में आया था और अपने यात्रा वृत्तांत को मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा। और ये लिखता है कि केरल में जो भी मुस्लिम आबादी निवास करती है उसकी बड़ी इज्जत थी यहाँ पर, वो बड़ी समृद्ध आबादी थी केरल में, ऐसा इब्न बतूता लिखता है अपनी यात्रा वृत्तांत में। फिर इसके बाद में वही जिक्र जो हमने आपसे किया कि वास्को डी गामा जो पुर्तगाली यात्री 1498 में जो भारत आया था, तो वो पुर्तगाली यात्री समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा और केरल के कालीकट बंदरगाह पर उसने अपना डेरा डाला। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, अर्थात वहाँ पर हिंदू धर्म के लोग पहले से उपस्थित थे। अरबों के माध्यम से वहाँ पर मुस्लिम धर्म भी आया, वहाँ पर यहूदी धर्म भी आया, वहाँ पर ईसाई धर्म भी आया, अर्थात उसकी विविधता समय के साथ साथ और अधिक विस्तृत होती चली गई केरल की। यहाँ पर चीन के व्यापारी भी केरल आए। अब चूँकि चीन पहले से किसी धर्म को मानने वाला नहीं था, कुछ काफ़ी समय पहले तो कन्फ्यूशियस धर्म एक तरह से चीन में प्रचलित था, लेकिन वर्तमान में कम्युनिस्ट शासन, साम्यवादी सरकार स्थापित होने के बाद से वहाँ पर धर्म को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर चीन व्यापारी जब भारत में आए, अर्थात केरल में पहुँचे, तो यहाँ उन्होंने मछली पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का जाल इस्तेमाल किया। और मछली पकड़ने का वो जाल था, उसे चीना वाला कहा जाता है। तो अगर किसी जगह अगर आपको लिखना हो विविधता के रूप में चीन का योगदान या जैसे भी, तो चीना वाला क्या है अगर ऐसा पूछा जाए तो ये मछली पकड़ने का एक जाल है, जिसे माना जाता है कि चीन के व्यापारी केरल में लेके आए। या तलने के लिए जो बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। किसी चीज़ को फ्राई करने के लिए, तलने के लिए एक प्रकार के बर्तन है। तो इस बर्तन का इस्तेमाल केरल में किया जाता है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति भी या इसका भारत में प्रवेश भी चीन के व्यापारियों की ही देन है। और इन दोनों ही शब्दों में जो चीना शब्द इस्तेमाल किया गया है, माना जाता है वो चीन की तरफ इशारा करता है, अर्थात ये दोनों ही चीज़ें भारत में चीन के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई हैं, चीन के द्वारा लाई गई हैं। तो केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। तो इसीलिए लोग, यही कारण है कि यहाँ के भूगोल के माध्यम से आपने इस बात को देखा कि यहाँ के लोग अब समुद्री क्षेत्र है तो मछली पालन भी करेंगे। यहाँ के लोग चावल की खेती, चूँकि वहाँ की जलवायु और ज़मीन चावल के लिए बहुत अच्छी है, बेहतर है, उपयुक्त है, इसीलिए वहाँ चावल की खेती बहुत आयत में होती है। तो लोगों के खान पान में चावल अपने आप शामिल हो गया। लेकिन लद्दाख को आपने देखा था, लद्दाख में इस प्रकार की पानी की कमी ही बहुत है। पानी वहाँ पर जो गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है, उस दौरान जो पानी बर्फ़ के माध्यम से पिघलता है उसे ही इसमें शामिल किया जाता है, उसे ही पीने के योग्य पीने के रूप में एकत्रित किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ इन दोनों ही क्षेत्रों में, लद्दाख और केरल में जो परिस्थितियों में अंतर है, वो परिस्थितियों का अंतर मूल रूप से उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण भी है। तो भौगोलिक स्थिति के कारण जो अंतर है, उसी कारण से विविधता भी इस समाज में बदलती रहती है या काफ़ी विविधता पाई जाती है। अब एक नीचे इस चित्र को आप देखिए। इस चित्र में ये दर्शाया गया है कि केरल में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको ओणम कहते हैं। और ओणम के दौरान एक नाव प्रतियोगिता होती है। तो अगर आपसे पूछे कि ओणम किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओणम केरल में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। ये मुख्य रूप से ये त्यौहार एक फेस्टिवल सीजन के दौरान मनाया जाता है। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब है कि जब फसलों की कटाई होती है उस दौर में। और जब इस त्यौहार को मनाया जाता है तो दरअसल मलयालम कैलेंडर, जिस मलयालम कैलेंडर को कोल्ला वर्षम कहते हैं, कोल्ला वर्षम, तो मलयालम कैलेंडर जिसको कोल्ला वर्षम, तो ये मलयालम कैलेंडर है। कैलेंडर का नाम है कोल्ला वर्षम, लेकिन इस कोल्ला वर्षम का जो पहला माह होता है उस प्रथम माह को कहते हैं चिंगम। तो
पहला माह कोल्लावर्षम जो मलयाली कैलेंडर है, मलयाली कैलेंडर का पहला माह जिसको चिंगम कहते हैं, तो चिंगम के दौरान, चिंगम के समय ओणम मनाया जाता है। इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल, अगर हम वैसे देखें तो करीब सितंबर अगस्त के आसपास का ये समय होता है, जब इस दौर में मलयाली कैलेंडर के अनुसार चिंगम का माह आता है। ये लगभग 10 दिन का एक फेस्टिवल होता है और 10 दिन तक ही चलता है। इसमें ये नाव की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। इस फेस्टिवल के अंतर्गत माना जाता है कि एक इनके जिस भी किंग की ये लोग पूजा करते हैं, तो किंग महाबली की इस दौरान पूजा की जाती है। भारत में हमेशा से इस बात का अवसर रहा, इस बात की पौराणिक कथाओं के अंतर्गत रहा है कि हमेशा देवता की असुरों पर विजय हुई है, चाहे वो राम की रावण पे विजय हो, वो चाहे फिर दुर्गा माँ की महिषासुर पर विजय हो। लेकिन ये एक ऐसा अपवाद है कि जिसमें महाबली जो है वो एक असुर है और उन असुर की पूजा की जाती है, उनको एक सम्मान अर्पित किया जाता है, ऐसा इस ओणम के अंतर्गत माना जाता है। बहरहाल अब हमने जो भी परिस्थितियाँ यहाँ पे देखी, तो जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि इन दोनों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं और दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। अर्थात इनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ जो एकदम अलग हैं, कुछ विविधताएँ उनके कारण भी आई हैं। अर्थात इनके रहन सहन का जो तरीका है, इनके जो खान पान का तरीका है, वो सब चीज़ें इनकी भौगोलिक दशाओं पे निर्भर करता है। लेकिन जिस तरह से इनमें वहाँ पर मछली पकड़ने के जो जाल वहाँ पे उपलब्ध हुए, या अन्य प्रकार के किसी बर्तन का इस्तेमाल उन्होंने किया, या मुस्लिम धर्म का जो वहाँ पे आगमन हुआ, तो इन सब चीज़ों के बीच में वहाँ भी अरब व्यापारी पहुँचे और वहाँ भी चीनी व्यापारी पहुँचे। तो इन दोनों के कारण से कुछ समानताएं तो कुछ अंतर दोनों ही हैं, और जिनके कारण से इन दोनों की सांस्कृतिक विविधताएं प्रभावित होती रही हैं। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती को संभव बनाया, लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ने ऊन के व्यापारी को अपनी ओर खींचा। तो इस बात को समझे कि केरल की भौगोलिक स्थिति के कारण ही वहाँ मसाले, जैसे हमने देखा लौंग, इलायची इत्यादि, ये सब मसाले केरल के भौगोलिक परिवेश में पैदा होते हैं। चावल वहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में पैदा होता है। लेकिन पश्मीना बकरी की उपस्थिति के कारण लद्दाख में पश्मीना ऊन का उत्पादन होता है, जो एक काफ़ी अच्छी किस्म का ऊन माना जाता है। तो किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। अगर कभी यूपीएससी ये प्रश्न आपसे पूछ ले कि पेपर 1 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है, समीक्षा कीजिए, टिप्पणी कीजिए, जो भी चीज़ आपसे पूछे, तो इसके अंतर्गत आप इस प्रश्न का उत्तर लिखने में सक्षम रहेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत 2 रीजन का एग्जाम्पल तो आपको दिया, लद्दाख और केरल का। इसके अलावा अन्य कई एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। वो चाहे राजस्थान के थार मरुस्थल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो चाहे नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो चाहे आप तटीय प्रदेश, किसी अन्य तटीय प्रदेश का दे सकते हैं, वो चाहे फिर आप दक्कन के क्षेत्र का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो बहुत सारे भारत की विविधता के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से आप इस प्रश्न को टैकल कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, हूबहू तो ये नहीं होगा, लेकिन इससे संबंधित कुछ ऐसे आयाम अगर आपको मिलें, तो इसके माध्यम से आप परीक्षा में इस 6ठी क्लास की एनसीईआरटी का आप पहले चैप्टर का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। विविध संस्कृतियों के प्रभाव केवल बीते कल की बात नहीं, बल्कि वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह दूसरी जगह जाना है। हर कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। हम वही जो हमने अभी बातें की कि कोई भी काम की तलाश में जाए या जैसे भी जाए, लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें तो हम अपनी पुरानी वाली चीज़ों को ही रखते हैं जो हमारी मौलिक संस्कृति का हिस्सा थी या जो अभी तक हमारी आदतों में थी, और कुछ हम जब नए समुदाय से, नए लोगों से, नए परिवेश में जाते हैं, तो कुछ हम उस परिवेश की चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं।
तो इसके कारण से एक जो मिली जुली नई संस्कृति का निर्माण होता है, उसी को एक मिश्रित संस्कृति या एक सामासिक संस्कृति का नाम दिया जाता है। इंग्लिश में इसे कंपोजिट कल्चर भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आपने बहुत फेमस सुना होगा, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अर्थात भारत, इतनी सारी विविधताएं भारत में उपस्थित हैं और इतनी सारी विविधताओं के बावजूद भी अगर भारत एक ही देश के रूप में बना हुआ है तो ये अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है। विश्व में लगभग ऐसी स्थिति विरले देखने को मिलती है कि इतनी सारी विविधताओं के बावजूद कोई एक देश एक मुकम्मल एक एंटिटी के रूप में, एकता के रूप में एकीकृत रह सकता है। अंग्रेज जब भारत को छोड़कर गए तो अंग्रेज़ों का स्पष्ट मानना था कि इतनी विविधताओं के बावजूद ये देश कभी भी एकजुट नहीं रह सकता है, इसका विखंडन होना तय है। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने और भारत की जनता ने, भारत के लोगों ने अपनी समझदारी के माध्यम से अभी तक इस देश को एक एकीकृत देश के रूप में बना के रखा और अभी भी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भारत में किसी भी प्रकार की टूटन की स्थिति पैदा हो। तो इसमें जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न भाषा, धर्म और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और अलग अलग परिवेशों में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी। अब इसके अंतर्गत क्या है, लोगों ने एकजुट होकर आंदोलन किया, वो सब चीज़ें हैं। अब क्या, अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएँ हैं, जिस बात की हमने भी आपसे चर्चा की थी। लेकिन यहाँ पर हम इस बात का जिक्र भी करेंगे कि जब भारत में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक पुस्तक जहाँ पे लिखी थी, वो पुस्तक थी भारत की खोज। अगर किसी एग्ज़ाम में आपसे पूछे कि भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की ये पुस्तक है। इन्होंने ही अपनी इस पुस्तक में सबसे पहले विचार दिया था। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि भारत में अनेकता में एकता अर्थात विविधता में एकता का विचार भारत में सबसे पहले किसने दिया, तो ये नेहरू ही थे, जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। तो अनेकता में एकता, विविधता में एकता, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही इस टर्म को कॉइन किया गया था, इस टर्म को उछाला गया था। तो इसके अलावा अभी जो भी ये चीज़ें दर्शाई गई हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बेहतर तरीके से समझे होंगे कि विविधता और असमानता, इन दोनों में अंतर क्या है। अब ये इन सब चीज़ों के बाद में दी गई है कि चीज़ें कि अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में ये गीत गाया गया था, जिस गीत को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब इस चीज़ को आप विस्तार से भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे तो एक फैक्ट आप यहाँ से भी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा, तो ये इसमें ही एक अभिव्यक्ति, ये भारत की एकता की अभिव्यक्ति है। अगर इन फ्यूचर जैसे यूपीएससी ने पूछ लिया था कि जय जवान जय किसान, एक इस नारे पर टिप्पणी कीजिए, ठीक ऐसे अगर कभी ऐसा आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रगान जो है वो भारत की एकता को ही अभिव्यक्त करता है, तो आप इस चीज़ को समझा पाने में सक्षम होंगे कि उसमें भारत के लगभग हर एक भौगोलिक प्रदेश का भी उसमें जिक्र किया गया है, भारत के लगभग हर वर्ग का उसमें जिक्र किया गया है। तो इनके माध्यम से एकीकृत भारत की तस्वीर राष्ट्रगान के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। एक दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको पहले उस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंग्लिश और हिंदी की जो एनसीईआरटी में जो अंतर है, तो उस अंतर को हम अगर कुछ रहेगा तो उसको साथ साथ लेकर चलेंगे। तो चैप्टर 1 में ही जो अंतर था वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में दिखा दिया था। अगर इन फ्यूचर कभी किसी दूसरे चैप्टर में इस प्रकार के हिंदी और इंग्लिश के एनसीईआरटी में अंतर होंगे तो हम उसे डिस्कस करते रहेंगे। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।